हम लोग पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं उष्मा के बारे में। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपको देखना होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप आराम से जाकर देख सकते हैं। ये पार्ट 3 है और पार्ट 3 में हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने अपलोड कर दिया, वो आप लोग देख लीजिएगा। पार्ट 3 में हम लोग तापमापी के बारे में पढ़ने वाले हैं। कुछ तापमापी के बारे में, जैसे डॉक्टर तापमापी के बारे में हमने बता दिया है, द्रव तापमापी के बारे में हमने बता दिया, तो आप पार्ट 2 में जाकर देख लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले गैस तापमापी के बारे में। गैस तापमापी में सबसे पहले पढ़ना है हाइड्रोजन गैस थर्मामीटर, यानी हाइड्रोजन गैस तापमापी। अब देखिए हाइड्रोजन गैस तापमापी क्या होता है। तो जो हाइड्रोजन गैस तापमापी होता है ना, ये 500 डिग्री सेल्सियस तक ही माप सकता है। कौन? हाइड्रोजन गैस तापमापी जो होता है आपका 500 डिग्री सेल्सियस तक ही तापमान क्या कर सकता है, माप सकता है। अगला पढ़ने वाले नाइट्रोजन गैस तापमापी पढ़ने वाले हम लोग। नाइट्रोजन गैस तापमापी यह 1500 डिग्री सेल्सियस तक ही तापमान माप सकता है। यह किसका प्रकार होता है? तो आपका गैस तापमापी का प्रकार होता है। अगला पढ़ने वाले हम लोग तापयुग तापमापी, ठीक है। तापयुग थर्मामीटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो ये होता है ना, -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान क्या कर सकता है, माप सकता है। जो तापयुक्त तापमापी होता है आपका -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक क्या कर सकता है, तापमान आपका माप सकता है। अब कहेगा कोई पूछेगा, एग्जाम भी यही है जो बताने वाले हैं। अब तापयुक्त तापमापी किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये आपका सीबेक प्रभाव। इस भी याद रखिएगा, यह हमेशा क्वेश्चन हर पीसीएस में पूछते रहता है, तो इसको याद रखिएगा कि किस सिद्धांत पर काम करता है, तो सीबेक प्रभाव पे। अगला पढ़ने वाले हम लोग प्लेटिनियम प्रतिरोध तापमापी। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट, प्रतिरोध का मात्रक ओम एवं प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। ये दोनों क्वेश्चन बीबीआई है, इसको आप याद रखिएगा और हर साल बीपीएससी या यूपीपी से पूछते रहता है, ठीक है। तो देखिए प्लूटोनियम प्रतिरोध तापमापी, देखिए इसका क्या काम है। ये आपका -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक क्या करता है, तापमान मापता है। जबकि तापयुक्त तापमापी आपका -200 डिग्री सेल्सियस से आपका 1600 डिग्री सेल्सियस तक ही तब क्या करता है, तब उसका आपका क्या मापता है, तापमान मापता है। कौन? तापयुक्त तापमापी। आप प्लूटोनियम प्रतिरोध तापमापी क्या करता है, -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक इसका क्या करता है, तापमान मापता है। अगला पढ़ने वाले हम पूर्ण विकिरण तापमापी, ठीक है। उसके बाद पढ़ने वाले हैं यह 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तक ही क्या करता है, तापमान मापता है। इसमें एक खासियत है पूर्ण विकिरण तापमापी में, यह खासियत है कि यह कभी भी 800 डिग्री के नीचे तापमान नहीं मापता है। या 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही तापमान का मापता है, पूर्ण विकिरण उप तापमापी, ठीक है। इसको याद रखिएगा। यह स्टीफन के नियम पर क्या है, आधारित है। क्वेश्चन आ सकता है कि पूर्ण विकिरण उप तापमापी किस सिद्धांत पर मतलब आधारित है, तो स्टीफन नियम पर। अब देखने वाले को हम लोग स्टीफन नियम क्या होता है, तो स्टीफन नियम यहाँ पर लिखा गया है किसी वस्तु में उष्मा का उत्सर्जन क्या है, किसी वस्तु में उष्मा के उत्सर्जन की क्षमता परम ताप के चतुर्थ घात के क्या होता है, समानुपाती होता है। किस घात का समानुपाती होता है? चतुर्थ घाट क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर समानुपाती लिख दिए हैं। और जब भी ये समानुपाती टी के पावर ताप यानी टेम्परेचर का पावर 4 हो गया। और देखिए जब भी टेम्परेचर का चिन्ह हटता है तो साथ में क्या लाता है, बराबर लाता है और अपने साथ में एक नियतांक लाता है। और यहाँ पर नियतांक क्या है, सिग्मा है। अब देखिए यहाँ सिग्मा क्या है, तो आपका स्टीफन नियतांक है। क्या है? स्टीफन नियतांक। इस बात की याद रखिएगा। यहाँ से न्यूमेरिकल पूछता है हर साल बीपीएससी या यूपीपीसीएस या जेपीएससी, इस बात को ध्यान में रखिएगा जो हमने बताने वाला है, ठीक है। यदि ताप दोगुना होता है, अगर ताप क्या हो, दोगुना हो, तो उष्मा का मान कितना गुना हो जाता है, 16 गुना हो जाता है। इस बात की याद रखिएगा। अगर ताप आप दोगुना कर दीजिएगा स्टीफन नियम में, तो उसका आपका उष्मा कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। अगला पढ़ने वाले हम लोग उसमें प्रसार। इसको आप भी बना कर रखिएगा इस टॉपिक उसमें प्रसार को, यहाँ से हर साल पूछने की संभावना रहता है। उसमें प्रसार में एक बात याद रखिएगा कि कोई वस्तु है, उसको आप ताप दीजिएगा या गर्म करिएगा, तो लंबाई में अगर वृद्धि होता है, क्या होता है, लंबाई में वृद्धि का जो माप होता है उसे रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। और इसे आप अल्फा सूचित किया जाता है। कहते सूचित किया जाता है, अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है। अगला पढ़ने वाले क्षेत्रफल में, अगर क्षेत्रफल में वृद्धि होता है, अगर किसी पदार्थ या किसी वस्तु को आप ताप देते हैं, अगर उसमें क्षेत्रफल में वृद्धि होता है तो उसे कहते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। और इसे बीटा सूचित किया जाता है। कहते सूचित किया जाता है बीटा से। इतना बात याद रखिएगा, उसे कहते सूचित किया जाता है बीटा से। अगला पढ़ने वाले हम आयतन प्रसार गुणांक। ये क्या होता है,
तब जब किसी पदार्थ को आप ताप दीजिएगा तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में अगर वृद्धि हो, यानी कहने का मतलब यह है कि उसके आयतन में वृद्धि हो तो उसे आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। अगर लंबाई चौड़ाई में वृद्धि हो रहा है तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, और केवल लंबाई के बारे में वृद्धि हो रहा है तो रेखीय प्रसार गुणांक। अब देखिए आयतन प्रसार गुणांक को आप गामा सूचित किया जाता है, ठीक है, इस बात की ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए तीनों में क्या संबंध है, अल्फा बीटा गामा में क्या संबंध है, और ये आपका एग्जाम की दृष्टि से VBI है। एग्जाम की दृष्टि से VBI क्वेश्चन यह आएगा कि रेखीय प्रसार गुणांक एवं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में क्या संबंध है। तो संबंध यह है अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा बराबर 1:2:3, यही तीनों में संबंध है, इस बात को याद रखिएगा। अब मिलते हैं इसका पार्ट 4 में, ठीक है।